मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो यूनिट थर्ड है उससे संबंधित आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्किंग ऑफ पंचायत समिति से संबंधित अपन पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर आपने 73वें संविधान संशोधन की शक्तियाँ व चुनौतियों से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उनको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये तीन नंबर यूनिट है। यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड मैं ऑलरेडी रिवाइज करवा चुका हूँ आपको, जो आपके सामने अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में लिंक दे रहा हूँ उनका, वहाँ पर जाकर जरूर से देख लेना उनको। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड को दोनों को अच्छे से देख लेना। और जो ये पीडीएफ है आपके सामने, ये आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी ये वाली पीडीएफ, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ को जरूर से डाउनलोड कर लेना और उसको अच्छे से पढ़ के चले जाना। 90% तक प्रश्न यहीं से देखने को मिल जाते हैं। पिछले 2-3 सालों से समस्या सर हमारे बैक लग जाती है, इस बार एक भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगने दूंगा। तो बस पीडीएफ को पढ़ लेना और वीडियो सॉल्यूशंस को अच्छे से देख लेना। चलो शुरू करते हैं अब अपन वीडियो को। 73वें संविधान संशोधन 1992 की प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। तो 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 की, उसके क्या क्या प्रमुख प्रावधान रहे हैं उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने यूनिट थर्ड का। 73वां संविधान संशोधन है वो 1992 में लागू हुआ है, जिसने पंचायती राज संस्थाएं हैं PRI, पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है उसको आपके सामने संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। 1992 से आज के समय जो आप ग्राम पंचायत देखते हो, पंचायत समिति देखते हो, तहसील स्तर की जो व्यवस्था देखते हो, ये भारतीय जो लोकतांत्रिक परंपराओं में ये नहीं देखने को मिलती थी। पहले आपके सामने जो लोकतांत्रिक परंपराओं की सबसे निचली परंपराओं में जो विधानसभा के चुनाव होते थे, विधानसभा के वही सबसे निचले स्तर के चुनाव होते थे। लेकिन उसके बाद में 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू किया गया, जिसमें ये विवेचना की गई कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं और शहरी क्षेत्र में भी लोग रहते हैं, तो उन्हीं लोगों का भी राजनीति में भागीदारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो लोग भी राजनीति से जुड़ाव महसूस करेंगे तो भारत में जो प्रगति है वो और ज़्यादा गतिशील होगी और भारतीय लोकतंत्र वह और ज़्यादा मजबूत होगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 73वां संविधान संशोधन 1992 की शुरुआत की गई। उसको भारतीय संविधान के जो संसद पटल है लोकसभा राज्यसभा में उसको रखा गया और उसको स्वीकृति मिलती है 1991 में और 1992 में उसको लागू कर दिया जाता है। और इससे क्या होता है, आपके सामने जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उसको संवैधानिक दर्जा मिलता है। दो प्रकार के दर्जे होते हैं आपके सामने, एक इंस्टीट्यूशन, वो संस्थाएं जो पहले से लोकतंत्र में हमारे संविधान के निर्माण किया गया उस समय थी, जैसे संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद जैसी संस्थाएं हैं, वो भारत की संविधान निर्माताओं ने अपने जब संविधान का निर्माण किया उसी समय डाल दिया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जो जिला परिषद जैसी जो संस्थाएं हैं उसको 73वें संविधान संशोधन में किया गया और उसके अंदर उनको संवैधानिक दर्जा मिलता है। इससे भारतीय लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण की नींव को मजबूत किया। थोड़ा सा 1 मिनट आपका एक्स्ट्रा लूंगा और ये समझाऊंगा कि विकेंद्रीकरण क्या होता है। 2 प्रकार की परंपराएं होती हैं, एक होता है केंद्रीकृत परंपरा। केंद्रीकृत परंपरा कौन सी होती है आपके सामने, जहां पर जो राजशाही होता है ना, वहां पर क्या होता है, एक राजा होता है और उसी के नीचे अलग अलग प्रकार की जो संस्थाएं देखने को मिलती हैं, सारी शक्तियां राजा के हाथों में रहती हैं। तो वो परंपराएं, वो लोकतांत्रिक या राजशाही परंपराएं जिसमें आपके सामने सिर्फ एक व्यक्ति के हाथों में सारी शक्ति हो, उसको केंद्रीगत शक्तियों के नाम से जाना जाता है, केंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। इसी के विपरीत आपके सामने विकेंद्रीकरण होता है, जहां पे एक से अधिक लोगों के पास शक्ति होती है, उसी को विकेंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। अब क्या हो गया, पहले प्रधानमंत्री उसके पास शक्तियां हैं, उसके बाद में आपके सामने जो मुख्यमंत्री है उसके पास सबसे बड़ी शक्तियां हैं और ग्रामीण स्तर में सरपंच के पास भी उतनी प्रधान है, उसके पास भी शक्तियां देखने को मिलती हैं। तो ग्रामीण स्तर से लेकर राज्य स्तर से लेकर देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री के स्तर तक हर स्तर पे शक्तियों का बंटवारा देखने को मिला। इसी शक्तियों के बंटवारे को क्या कहा जाता है, विकेंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। अब ये 73वां संविधान संशोधन देखने को मिला, इसमें किस प्रकार की संरचनाओं को रखा गया, किस प्रकार की विविध प्रकार की चीजों को इसमें जोड़ा गया, इसके बारे में भी अपन विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रावधान इसके अंदर डाला गया त्रिस्तरीय संरचना। त्रिस्तरीय संरचना क्या है, सभी राज्यों में 20 लाख से कम वाले जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर 3 भागों में बांट दिया गया। ऐसे राज्य जिसमें 20 लाख से कम जनसंख्या है उसमें आपके सामने जो पंचायत
पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं किया गया क्योंकि वो खुद बहुत छोटे हैं, उन्हें इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे 20 लाख से ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिली जिस राज्य में, उसको 3 भागों में बांट दिया गया उसकी पंचायती राज व्यवस्था को। सबसे निचले स्तर में आता है ग्राम, गांव होता है, समझ में आ गया। गांव के अंदर ग्राम पंचायतों का निर्माण किया गया जिसका मुखिया सरपंच होता है। फिर बहुत सारी ग्राम पंचायत गांवों को मिलाकर क्या बनता है आपके सामने, खंड या ब्लॉक, समझ में आ गया। ब्लॉक पे निर्माण किया गया आपको पंचायत समिति का, जिसके बारे में अपन विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं इस विषय में। और फिर आपके सामने जो जिले पर निर्माण किया गया जिला परिषद का। तो इस तरीके से आपके सामने 3 अलग अलग भागों में इनको बांटा गया, जहाँ पे पंचायतों की एक समान व अनिवार्य जो प्रणाली है उसको स्थापित किया गया, जहाँ पे पंचायती स्तर पे एक समान व अनिवार्य त्रिस्तरीय जो प्रणाली है उसको इसमें लागू किया गया। समझ में आ गया। तो 3 स्तर मैंने आपको समझा दिए हैं और तीनों की अपनी अपनी विकेंद्रित लोकतांत्रिक परंपराओं के तहत शक्तियां देखने को मिलती हैं। अगले वाला पॉइंट है सीधा चुनाव व निश्चित कार्यकाल। पंचायतों के सभी स्तरों पर सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। मतलब इसमें सबसे मुख्य बिंदु यही जोड़ा गया कि पंचायती राज में जितने भी सदस्य होंगे उनका प्रत्यक्ष चुनाव होगा। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे पहले पर बात करें, आप जब ग्राम पंचायतों का जो चुनाव होता है तो क्या आप अपने सरपंच को चुनते हो, खुद चुनते हो या नहीं चुनते हो? आप सभी कहोगे सर बिल्कुल हम चुनते हैं, हमारे गांव में ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव होता है, पंच का चुनाव होता है, तो हम खुद वोट देकर उनको चुनाव करते हैं। तो ये पहले स्तर पे होता है ग्राम पंचायत का चुनाव। फिर पंचायत समिति पे शायद आपको पता है नहीं पता, अपने पिताजी से, अपने दादाजी से, या जो राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, या आप भी अगर आप वोट देते हो तो आपको पता चलेगा जिस दिन ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं उसी दिन जो आपके सामने जो पंचायत समिति के भी चुनाव होते हैं। 10,000 के वोट, 20,000 के वोट जिनको बोला जाता है, पंचायत समिति के सदस्यों के नाम से चुना जाता है। वो भी प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जनता उनका निर्वाचित करती है। जिस दिन आपके सामने सरपंच के चुनाव होते हैं उसी दिन पंचायत समिति के और जिला परिषद के चुनाव भी देखने को मिलते हैं आपके सामने। वहीं पर आपके सामने पंचायत समिति में, ग्राम पंचायत में आपके सामने चुनाव होता है किसका, सरपंच का। पंचायत समिति में जो पंचायत समिति के सदस्य हैं वो चुनाव करते हैं प्रधान का। समझ में आ गया। तो आपने सुना ना, प्रधान शब्द काफी पॉपुलर है। वो कहां से निकल कर आया आपके सामने, पंचायत समिति का मुखिया होता है उसको प्रधान के नाम से जाना जाता है। यदि समिति समय से पहले भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर चुनाव करना अनिवार्य होता है। चाहे सरपंच के चुनाव हो, चाहे आपके सामने पंचायत समिति के चुनाव हो, अगर समय से पहले अगर जो प्रधान है या आपके सामने जो पंचायत समिति का सदस्य है, पंच हो गया, सरपंच हो गया, वो किसी प्रकार की कानूनी दांवपेच में फंस जाता है, भ्रष्टाचार में पाया जाता है, या फिर शारीरिक व मानसिक रूप से असक्षम है, जो इस लोकतांत्रिक जो पद है उसको निभाने में असक्षम है, तो क्या हो जाता है, उसको हटा दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। उस जो चुनावी परंपरा जो उस व्यक्ति को पद से हटा दिया जाता है और उसके बाद में 6 महीनों में फिर से चुनाव करवाना क्या माना गया है, अनिवार्य माना गया है। अगले वाले पॉइंट की तरफ आप बढ़े। आपके सामने आरक्षण भी दिया गया है। SC ST जनसंख्या के अनुपात आपके सामने आरक्षित की गई है। मतलब जिस तरीके से आपके सामने MLA और MP के चुनाव में आपके सामने SC और ST अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जो सीटें उनको आरक्षित की जाती हैं, उसी तरीके से आपने सुना होगा सरपंच के चुनाव में अक्सर कि ये तो इस बार SC की सीट है, इस बार ST की सीट आई है, इस बार OBC की सीट है, इस बार जनरल की सीट है। तो जनसंख्या के अनुपात के अनुसार से सीटों को आरक्षित किया जाता है। सभी स्तर की महिलाओं के लिए 1/3 सीटों को आरक्षित किया जाता है। मतलब अगर कुल 300 ग्राम पंचायत हैं तो 100 सीटें आपके सामने महिलाओं को जाएंगी, 200 सीटें पुरुषों को, और उसमें भी अलग अलग जातिगत चीज़ें देखने को मिलती हैं। SC ST OBC और जनरल के हिसाब से सीटों को बंटवारा होता है। और SC की सीट है तो उस पर SC का कैंडिडेट लड़ेगा, ST की सीट है तो ST का कैंडिडेट लड़ेगा, जनरल की सीट है तो जनरल का कैंडिडेट लड़ेगा, और अगर OBC की सीट है तो OBC का कैंडिडेट लड़ेगा। क्लियर और नोट? मुझे उम्मीद है आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। राज्य चुनाव आयोग, इन सब चुनावों को जिस तरीके से आपके सामने राष्ट्रीय चुनाव आयोग है वो लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा के चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसी तरीके से अगर जो सबसे निचली जो संस्थाएं हैं, लोकसभा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और जो नगरीय जो चुनाव होते हैं जिसमें मेयर का चुनाव होता है, उसका चुनाव कौन कराता है? कंपटीशन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कराता है आपके सामने? राज्य चुनाव आयोग है, वो इनका चुनाव करवाता है। कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग है, उसके द्वारा चुनाव करवाया जाता है।
जहाँ से निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा, और ये एक संवैधानिक संस्था है। राज्य चुनाव आयोग राष्ट्रीय चुनाव आयोग के नीचे काम करती है। समझ में आ गया आपको? सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी, मुझे उम्मीद है। अगले वाला पॉइंट है राज्य वित्त आयोग। हर 5 साल में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य व पंचायतों के बीच में राजस्व का बंटवारा होता है। आप सुनते होंगे कि भाई इस बार हमारी ग्राम पंचायत को 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, 15 करोड़ का, इस हिसाब से हमें पैसे का बंटवारा देखने को मिला है। तो एक राज्य वित्त आयोग की, जैसे एक राष्ट्रीय वित्त आयोग होता है आपके सामने, उसी तरीके से एक राज्य वित्त आयोग होता है, उसका निर्माण किया जाता है। और वो क्या करता है कि किस ग्राम पंचायत को कितना पैसा बंटवारा करना है, कितना राजस्व देना है, उस बंटवारे को देने का काम किसका होता है? राज्य वित्त आयोग का कार्य होता है, जो राज्य के बीच में हर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति के बीच में पैसे के बंटवारे करने का कार्य करता है। अच्छा, इस राजस्व को बंटवारे के लिए सिफारिशें देने हेतु इस आयोग का गठन किया जाता है। तो ये कितना पैसा किस ग्राम पंचायत, किस पंचायत समिति को दिया जाएगा, यह निर्धारण कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है, इसीलिए इसका गठन होता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने 11वीं अनुसूची। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 11 अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय सूचीबद्ध किए गए हैं। अगर हम विस्तार से बात करें आपके सामने, तो 11वीं जो अनुसूची में एक अलग से पॉइंट डाल दिया गया पंचायती राज व्यवस्था का। अनुसूचियां हैं, कुल 12 अनुसूची हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज और 12वीं में नगरीय व्यवस्था को देखने को मिलती है। इसमें कुल 29 विषयों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें हर पंचायत को कानून बनाने व कार्य करने का अधिकार दिया गया है। जिस तरीके से एक राज्यों के पास, एक राज्य है उसको अपने राज्य का विकास करने का, कानून बनाने का, कानून व्यवस्था को लागू करने का अधिकार होता है। एक संघ पे जाएं, देश पे जाएं, तो एक प्रधानमंत्री के पास वो शक्तियाँ होती है। उसी तरीके से ग्राम पंचायत के सरपंच के पास ग्राम पंचायती में, पंचायती राज में आपके सामने जो वो पूरी शक्तियाँ दी गई, जिसमें उसके पास पूरी शक्तियाँ रहती है। पंचायतों के पास वो स्वायत्त संस्था हैं। सबसे बड़ी बात है कि स्वायत्त संस्थाएं जिनके पास खुद के कानून बनाने के, खुद के कार्य करने के अधिकार रहते हैं। इन सब प्रावधानों को आपके सामने जो स्थानीय स्वशासन के एक ठोस संवैधानिक आकार दिया, और ये जो जितने भी प्रावधान देखने को मिले, इसके कारण एक ठोस आपके सामने संवैधानिक संस्था है वो उभर कर आई है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो 73वां संविधान संशोधन 1992 का जो पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्सन है, कंपटीशन की दृष्टि से भी और एग्जाम के परस्पेक्टिव से भी। अच्छे से समझा दिया मैंने आपको। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जोर से लाइक कर देना। धन्यवाद।